नमस्कार। कहते हैं कि किताबें इंसान का सबसे बड़ा दोस्त होती है, सबसे अच्छा मित्र होती हैं। और जब किताबों की चर्चा चलती है तो हिंदुस्तान के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो शायद आम लोगों को पता भी नहीं। जैसे ये कि क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरफ किताबों की जो पब्लिशिंग, उनके प्रकाशन का व्यवसाय है वो धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर किताबों का प्रकाशन 30% सालाना की दर से इसमें लगातार तेजी आ रही है। क्या आप ये जानते हैं कि भारत किताबों का एक बहुत बड़ा बाजार है? और अगर अंग्रेजी किताबों की बात करें तो अमेरिका और अमेरिका के बाद इंग्लैंड के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है अंग्रेजी का। ये आंकड़े ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत में किताबों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि इतनी बड़ा बाजार होने के बावजूद, इतनी संभावनाएं होने के बावजूद भारत में अभी भी लोगों को किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। अगर हम अपने युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो जो रीडिंग हैबिट्स थी, पढ़ने की, पुस्तकों को पढ़ने की जो आदतें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और जब पुस्तकों की बात चलती है तो एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट का, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का। 1957 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। मकसद ये था कि सस्ती किताबें और अच्छी किताबें आम लोगों तक पहुंचे। आज ये करीब करीब 6 दशक का ये सफर हो चुका है एनबीटी का, नेशनल बुक ट्रस्ट का। लेकिन इस बीच क्या है किताबों की स्थिति? नेशनल बुक ट्रस्ट किताबों को आम आदमी के बीच में लोकप्रिय बनाने में किस हद तक कामयाब रहा? ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं और इन तमाम सवालों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज नेशनल बुक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ हैं। बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। और बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ हैं, अभी अभी इन्होंने कुछ समय पहले ही ये पद संभाला है। तो बलदेव भाई, जब आप एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन बने, उस समय जो खबरें आई थी, मैं उसके संदर्भ में पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो खबरें इस तरह से बड़ी नकारात्मक सी थी। खबरों में ऐसा कहा गया कि भाई यहाँ पर बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े जो साहित्यकार इस पद पर रह चुके हैं और आपको इसलिए क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड है, आप एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आपकी काबिलियत को उससे आंकने की, उससे तुलना करने की अखबारों में कोशिश की गई। कैसे लगा इसको देखकर? ये एक सामान्य बात है और इसके पीछे उस तरह के एजेंडे तलाशना या भगवाकरण की बात सोचना, इसका मैं समझता हूँ कोई अर्थ नहीं है। एनबीटी अच्छे साहित्य को देश भर में अधिकांश लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा उपक्रम है। तो साहित्य को आप इस खेमेबाजी में बांट कर नहीं देख सकते। साहित्य को समग्रता के साथ देखना चाहिए। उसमें सारा देश, हमारे सारी अंचल, सारी भाषाएं, उनका प्रतिनिधित्व साहित्य में होता है। तो उसका भगवाकरण या वामपंथीकरण, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, हर व्यक्ति की कोई विचारधारा होती है। लेकिन जैसे आपने कहा, इसका अर्थ नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान में अगर देखते हैं तो चाहे किताबों की बात हो, साहित्य की बात हो, एक लंबे समय से, खासकर पिछले 1, 2, 3 दशकों में देखें तो इन सबको बांट दिया जाता है कि भाई ये भगवा इतिहासकार हैं, ये वामपंथी इतिहासकार हैं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार आती है। साहित्य में भी आते हैं, खेमे बने हुए हैं, वामपंथी साहित्यकारों का अलग खेमा है, एक ऐसे जो राइटिस्ट साहित्यकार मान जाए। तो ये सब क्या है जो आप कह रहे हैं किताब को किताब की दृष्टि से नहीं देखना, साहित्य को साहित्य की दृष्टि से नहीं देखना? देखिए, ये बड़ी विडंबना है इस देश की कि हमने साहित्य को, किताबों को, लेखन को हमने खेमों में बांटकर उसका बड़ा नुकसान किया है। उस साहित्य के कारण समूचे देश को, समूचे समाज को समग्रता के साथ प्रेरणा मिलती है। तो हम महापुरुषों को, साहित्य को, किताबों को अलग अलग खेमों में बांट देते हैं, तो फिर उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। और इसलिए ये सोचना कि मेरी एक खास विचारधारा है, तो खास विचारधारा तो बहुत सारे लोगों की होती है, पर किसी एक विचारधारा के कारण एक व्यक्ति क्या एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने से वंचित किया जा सकता है? ये वैचारिक अस्पृश्यता को बढ़ावा देना ये देश में ठीक नहीं है। तो अगर मान लीजिए एनबीटी की हम बात करें कि हर चीज़ में एक तलाशा जाता है कि भाई इस पद के लिए या इस काम के लिए कौन व्यक्ति योग्य हो सकता है, तो अगर आपकी हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि किस योग्यता के किन पैमानों पर आप खरे उतरते हैं कि आप एनबीटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी आप निभाएंगे? देखिए, ये तो जिन लोगों ने और जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है उसकी मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, तो मानव संसाधन विभाग का ही, मंत्रालय का ही एक हिस्सा है एनबीटी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लेखक
जरूर नहीं हूँ, लेकिन 35 वर्षों से मैं सीधा पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और बड़े बड़े प्रमुख समाचार पत्रों में मुझे काम करने का अनुभव है। तो लिखना पढ़ना, पत्रकारिता और साहित्य, इनके बीच में बहुत दूरी नहीं है। तो एनबीटी की जो भूमिका है वो कुल मिलाकर भारतीय विचार साधना को, भारतीय ज्ञान परंपरा को देश में और देश के बाहर भी अधिकतर लोगों तक पहुंचाने की है। तो वो जिम्मेदारी कोई भी पत्रकार बखूबी निभा सकता है और ये पहला मौका है जब किसी पत्रकार को ये एक जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी चुनौती है और उसको इसी रूप में देखना चाहिए। क्या पत्रकार को कोई अधिकार नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं उसके लिए तो हम लोग खुद पत्रकार हैं, इसलिए हम ये बात गर्व कर सकते हैं और ख़ास करके इस बात पे भी गर्व कर सकते हैं कि बलदेव भाई शर्मा हिंदी के पत्रकार है और हिंदी के पत्रकार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पहली बार हिंदी का कोई पत्रकार जो है एनबीटी का चेयरमैन हो, तो ये एक गर्व की बात एक पत्रकार के तौर पर हो सकती है। लेकिन जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, विचार की जब बात करते हैं, ये ठीक है कि पुस्तकों का, जैसे आपने कहा कि पुस्तकों को समग्र रूप से देखना चाहिए, साहित्य होता है, लेकिन पुस्तकों में विचार होता है और यहीं से बात शुरू होती है कि देश में क्या एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, दो विचारधाराओं के बीच या अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक तरह की जंग चल रही है। इस तरह की बातें बहुत आती हैं। तो क्या आपकी नियुक्ति को और एनबीटी में या फिर मानव संसाधन मंत्रालय में जो कुछ नियुक्तियां हुई, उनको लोग इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि एक विचार परिवार है? क्योंकि मैंने जैसा कहा, किताब विचार देती है। आप इस किताब से बच्चों के, युवाओं के मन में जो एक बात है, अपनी बात है, वो रख सकते हैं, एक नया विचार दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इसी को कह रहे हैं कि यही तो देखिए भगवाकरण है। इसी का तो हमें डर था कि संस्कृति पर, संस्कारों पर, शिक्षा पर ये एक भगवा ब्रिगेड हावी हो जाएगी। लोग इसी तरह की आशंकाएं, तो उसी से जोड़कर लोग इसको भी देखते हैं। देखिए, कोई भी विचार जो देश के हित की बात करता है, समाज के उन्नयन की बात करता है, देश की संस्कृति और परंपराओं, जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात करता है, वो विचार श्रेष्ठ है। और उसको किसी भगवाकरण से या किसी खास संगठन के एजेंडे से जोड़कर देखना, ये मुझे लगता है कि ये वैचारिक कमजोरी है एक तरह से। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि देश की बात करना, समाज की बात करना, देश की संस्कृति के उन्नयन की बात करना, सारे देश को एक समरसता में बांधने के साहित्य के प्रोत्साहन की बात करना, ये न भगवाकरण है और न किसी का एजेंडा है। ये तो देश हित की बात है। और एनबीटी की सबसे बड़ी भूमिका उस पूरी भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, वैचारिक चेतना है, उसको और बढ़ाना और पोषित करना है। तो इसको किसी एजेंडे या भगवाकरण से जोड़कर देखना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। क्या हम देश को ये कहें कि वो निश्चिंत रहें कि एनबीटी में, खासकर क्योंकि एनबीटी पुस्तकें छापती है, यहाँ पर हम आपके जिस विक्रय केंद्र में देख रहे हैं तमाम भाषाओं की पुस्तकें हैं, तेलुगु की पुस्तकें हैं, पीछे हमने देखा अलग गुजराती की पुस्तकें थी, कन्नड़ की मलयालम है, मलयालम, तमिल, तो 31 भाषाओं में एनबीटी पुस्तक प्रकाशन करता है। तो मुझे ही लगता है कि अगर ये सरकार या इस सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय इस बात का विचार करता है कि देश की संस्कृति को, देश की ज्ञान परंपरा को, देश के ज्ञान विज्ञान को और नई पीढ़ी में और पूरे देश के नागरिकों में प्रोत्साहन मिले, तो इसमें कौन सा गलत एजेंडा है या इसमें क्या भगवाकरण है? और मुझे एक बात बताइए आप, क्या संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति पूरी तरह अस्पृश्य है? देश की विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप उसको बाइकआउट कर देंगे? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो खुलकर कहते हैं जी कि वो संघ के प्रचारक रहे हैं। तो संघ के प्रचारक को देश की जिम्मेदारी संभालने का अधिकार नहीं है। आप भी संघ के प्रचारक रहे, इसलिए ये विवाद ज्यादा, क्योंकि आप भी आरएसएस के प्रचारक रहे। विभिन्न कार्यों में भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है। और जो संघ विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वो सब तरह की भूमिका निभाएंगे, संघ के लोगों को भूमिका नहीं मिलेगी। आप आपत्ति इस बात पर कर सकते हैं कि वो भूमिका गलत तरीके से निभाई जा रही है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी देश के सांस्कृतिक परिवेश को समृद्ध करना, ये इसमें क्या गलत है? और अगर ये जिम्मेदारी किसी विचारधारा के व्यक्ति को दी जाती है तो विचारधारा उसमें कहाँ बाधा बन रही है? एनबीटी की अपनी एक भूमिका है, अपना एक ढांचा है। उस ढांचे के अंतर्गत, उस भूमिका के अंतर्गत ही उन कामों को आगे बढ़ाना है जो एनबीटी की 57-58 साल की परंपरा रही है। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बौद्धिक संस्थान है और विदेशों में भी ये भारत की ज्ञान परंपरा का, विचार साधना का प्रतिनिधित्व करता है। आपने कहा बौद्धिक संस्थान, तो यही पर मैं कह रहा हूँ कि बौद्धिक संस्थानों में जब सरकार में बदलाव होता है
तो लोग कहते हैं कि बौद्धिक संस्थानों पर सबसे पहले जो है उसमें एक तरह की जो है अंदर जो है संघर्ष शुरू होता है कि बौद्धिक संस्थानों पर हर विचारधारा अपने जो सोच के व्यक्ति होते हैं उनको रखना चाहती है, क्योंकि आप संघ के प्रचारक रहे, पांचजन्य के संपादक रहे, हिंदी की पत्रकारिता आपने की, लेकिन उसमें पांचजन्य भी जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो लोग कहते हैं कि भाई इन्हीं बौद्धिक संस्थानों पर ही तो संघ परिवार या जो हिंदूवादी संगठन है इन्हीं पर जो है वो कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह की बात मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मेरी 35 वर्षों की पत्रकारिता में मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म 30 वर्ष रही है। मैं पांचजन्य का संपादक केवल 5 वर्ष रहा। अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार में मैं 7 वर्ष रहा। दैनिक भास्कर में मैं कई वर्ष रहा। स्वदेश बहुत बड़ा दैनिक समाचार पत्र मध्य प्रदेश का रहा है, उसमें मैं कई वर्ष संपादक रहा। तो केवल ये देखना कि पांचजन्य का संपादक है, आप मेरी पूरी 30 वर्ष की पत्रकारिता की यात्रा को डिस्कार्ड कर देंगे। मैं मुख्य धारा का जर्नलिस्ट हूँ, दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुख जिम्मेदारियां मैंने निभाई हैं, मैं संपादक रहा हूं। तो केवल ये जोड़ के देखना कि पांचजन्य का संपादक रहा है ये व्यक्ति और इसलिए आप मेरी पूरी पत्रकारिता की यात्रा को खारिज कर देंगे। तो हम ये निश्चिंत रहें बलदेव भाई कि जो पुस्तकें एनबीटी छापते हैं उनमें हर विचारधारा की पुस्तकें जो है अभी भी उनको जगह मिलेगी, हर तरह की बात जो है होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पिक एंड चूज जैसी चीज होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये संकीर्ण दृष्टि है सोचना कि ये चीज़ें छापनी है, ये नहीं छापनी। जो विचार है, जो लेखन है, हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। तो हम उसको खंडित कैसे कर सकते हैं, उसमें बंटवारा कैसे कर सकते हैं और उसके हिस्से कैसे कर सकते हैं? खेमेबाजी के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेंसरशिप किताबों की नहीं होगी ना, सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट जो है किन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का क्या नए सपने लेकर वो आए हैं, ये सब इन विषयों पर क्या सोचते हैं, हम इस पर बात करेंगे बलदेव भाई शर्मा से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बलदेव भाई शर्मा से कई मुद्दों पर बात की, खास करके ये क्योंकि उनके अध्यक्ष बनते ही जिस तरह की खबरें आई कि एक विचार परिवार के व्यक्ति को नेशनल बुक ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया, एक ऐसे व्यक्ति को जो पांचजन्य के संपादक रहे, संघ के प्रचारक रहे, आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि बलदेव भाई ने साफ कहा कि ये कोई अड़चन नहीं है और ये बल्कि किताबों को इस तरह से बांट कर नहीं देखना चाहिए, उसको बढ़ाने। मेरा मानना ये है कि संघ को लेकर, संघ के विचार को लेकर सशंकित होने की कतई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि संघ जिस प्रकार से देशभक्ति का, चरित्र निर्माण का, समाज सेवा का संस्कार देता है, उससे एक परिपूर्ण नागरिक खड़ा होता है, एक अच्छा मनुष्य बनता है जो हर प्रकार से उसकी सोच देश और समाज के लिए हितकर है। संघ पर सांप्रदायिक है, हिंदुओं का संगठन करता है, ये कहकर उसकी सारी उपलब्धियों को अनदेखा करने की कोशिश की जाती है। ये कितने लोगों को पता है कि संघ इस देश की पिछड़ी बस्तियों में, वनवासी क्षेत्रों में, सुदूर अंचलों में जहां लोग पहुंच नहीं पाते, 1.5 लाख से ज़्यादा सेवा कार्य कर रहा है। तो ये जो उजला पक्ष है संघ का, वो मेरा संस्कार है, वो मेरा विचार है और ये विचार और ये संस्कार हमेशा देश हित में, समाज हित में ही काम करने की प्रेरणा देता है और एनबीटी में आकर भी मुझे उसी संस्कार के आधार पर काम करना। बलदेव भाई, आप अगर आंकड़े जो देखते हैं कि 4 साल में, पिछले 4 साल में 31 भाषाओं में 8,500 से ज़्यादा पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी, लेकिन सवाल टाइटल्स छापे। जी, हाँ, पुस्तकें तो बहुत बड़ी तादाद में। पिछले वर्ष ही 60 लाख किताबें करीब एनबीटी ने छापी हैं। 1500 से ज़्यादा टाइटल्स पिछले साल ही छापे हैं, जिनकी प्रतियां 60 लाख के करीब हैं। तो ये जो आप 8,000 बता रहे हैं, ये टाइटल्स हैं और पुस्तकें तो फिर कई करोड़ में। लेकिन क्या ये पुस्तकें पाठक तक पहुंचती हैं, लोग इनको पढ़ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? एनबीटी लेखकों के लिए छाप रहा है पुस्तक, पर वो पुस्तकें लोगों तक पहुंच रही हैं। ये देखिए, हम लोग इसका मैंने आने के बाद इसका पूरा आकलन किया है और मैंने देखा है कि एनबीटी केवल पुस्तक प्रकाशित ही नहीं करता,
उसकी दो बड़ी भूमिकाएं, बुक प्रमोशन, देश के कोने कोने में अपने प्रयासों से। हम लोगों की 1 दर्जन से ज़्यादा मोबाइल वैन है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी मोबाइल वैन नागालैंड तक जाती है और वहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी मोबाइल वैन जाने पर लोगों में इतना उत्साह होता है। एनबीटी एक नाम बन गया है जो पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए एक स्फूर्ति का काम करता है। पर इतने बड़े देश में ये संख्या बहुत छोटी सी लगती है। हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो मैंने बताया कि हम डोर दरवाजे तक पुस्तकें पहुंचाने का प्रयास इन उपक्रमों से करते हैं, मोबाइल वैन वगैरह से। लेकिन हम लोग, जैसे दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगता है और आपको आश्चर्य होगा, एनबीटी उस वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजक है। और जब क्रिकेट का ज्वार इस देश भर में था तो लोगों ने शंका व्यक्त की थी कि पुस्तक मेले में नौजवान नहीं आएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि इस बार सबसे ज़्यादा नौजवान पुस्तक मेले में आए। कितना क्रेज़ है एनबीटी के मेले का, लोगों तक पुस्तकें पहुंचाना, बिक्री करना। और इसी तरह हम राज्यों में करीब कभी 12, कभी 15, कभी 10, कभी 14 हर वर्ष इस तरह के राज्य स्तरीय मेले लगाते हैं। तो एनबीटी पूरे देश को इसमें समाहित करना, सहयोगी बनाने का प्रयास करता है कि हम केवल किताबें छापें ही नहीं, वो लोगों तक पहुँचें, बुक प्रमोशन हो। और इससे भी आगे एनबीटी एक हम अभियान लेने की सोच रहे हैं, बातचीत हुई है कि हम रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए कुछ और काम करेंगे। भारत में जो प्रिंटिंग व्यवसाय है, प्रकाशन उद्योग है, वो करीब करीब 30% हर साल सालाना की दर से बढ़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में पढ़ने की, पुस्तकों को लेकर लोगों की रुचि जो है वो बढ़ रही है क्या? देश का बहुत बड़ा वर्ग गांव कस्बों में, छोटे शहरों में रहता है जो अभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं से वंचित है। पुस्तक सबके लिए उपलब्ध है। तो एनबीटी का लगातार प्रयास ये है, वो प्रमोशन भी होना चाहिए। हम ई बुक्स पर भी काम कर रहे हैं और वो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पुस्तकों को ऑनलाइन लाने का, ई बुक्स में परिवर्तित करने का। ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। एनबीटी की अगर किताबें हम देखें तो ये भारतीय महिला किसानों के ऊपर, मतलब ऐसे विषय हैं जो आमतौर पर पब्लिशर नहीं उठाते नहीं पब्लिशर। ऐसे विषयों पर किताबें एनबीटी की छपी हुई हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। अब जैसे सुशासन का मैं ये देख रहा हूँ कि सुशासन की आजकल बात बहुत होती है, लेकिन सुशासन क्या है अब उसके ऊपर भी एनबीटी ने किताब छाप रखी है। पर क्या ये किताबें जो हैं लोगों को मालूम ही नहीं है कि दरअसल एनबीटी इस तरह की किताबें, इन विषयों पर भी किताबें छापता है कि भाई, तो आप लोगों के बीच लोकप्रिय उस हिसाब से क्यों नहीं है? नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा कि एनबीटी लोकप्रिय नहीं। एनबीटी बहुत लोकप्रिय है। और आपको आश्चर्य होगा, अभी जैसे मैं बुक प्रमोशन की बात कर रहा था तो हम लोगों ने भी विज्ञापन निकाला बुक प्रमोशन के लिए। सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं की हिस्सेदारी के लिए एनबीटी जिनको ग्रांट देता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर का एक महिला संगठन है, स्वयंसेवी संगठन, उनका पत्र हमारे पास आया है कि हमने आपका विज्ञापन पढ़ा, लेकिन इस सुदूर क्षेत्र से आपकी निश्चित तारीख तक हम अपना आवेदन भेजने में असमर्थ हैं, इसलिए हम अगर विलंब भी हो जाए तो उसे आप स्वीकार करें। अच्छा। ये एनबीटी की लोकप्रियता है। तो इन पुस्तकों को एनबीटी लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दरअसल आपकी जो किताबें हैं वो वास्तव में बहुत दिलचस्प किताबें, और मैं ग्राम नियोजन, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, आप देखिए इस तरह की किताबें हैं, 1789 की फ्रांस की क्रांति, ये सब एक ऐसा इतिहास है इन किताबों में छुपा हुआ, जो इतिहास आम लोग जानना चाहते हैं, जो एक विद्यार्थी के लिए, एक अच्छे जागरूक नागरिक के लिए जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों तक ये पहुंचाना एक बड़ी बात है। और एनबीटी इस काम में लगा। लेकिन फिर भी बलदेव भाई शर्मा, अगर क्योंकि हमने किताबों की जैसे बात की, मैं फिर एक बार शुरू में जो मैंने एक आंकड़ा दिया था कि अंग्रेजी अगर किताबों की बात करते हैं तो अंग्रेजी का बाज़ार आज हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा बाज़ार हम अमेरिका और इंग्लैंड के बाद बन गए। ये ठीक है, अंग्रेज़ी के जो किताबें बहुत छप रही हैं, अंग्रेज़ी के जो लेखक हैं आज बड़े बड़े, उनका वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप हिंदी के पत्रकार हैं, और हिंदी के जब पत्रकारों की और हिंदी के प्रकाशकों की बात होती है तो हिंदी के पत्रकार कहते हैं कि भाई हमारे पास जो विकल्प हैं बड़े सीमित हैं, प्रकाशक जो हैं हिंदी के वो ईमानदारी नहीं बरतते, और हिंदी के लेखक की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। क्योंकि आप हिंदी के पत्रकार हैं, आप लगता है इस दिशा में कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एनबीटी सभी भाषाओं के पुस्तकों के, साहित्य के प्रकाशन के लिए पूरा महत्व देता है, और हिंदी को भी
हमारी आधी ज़्यादा किताबें तो हिंदी में ही निकलती हैं, बहुत बड़ी बेल्ट है। और दक्षिण भारत में भी हिंदी किताबों का उतना ही स्वागत किया जाता है। और इस दृष्टि से एक विचार मेरे मन में है, उसको और सघन तरीके से हमने अपने लोगों के साथ बैठकर बात की है कि देश बहुत बड़ा है अशोक जी, और इस देश में कई बार तो ऐसा लगता है कि उस हिस्से के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। और एनबीटी हर अंचल, हर क्षेत्र के बारे में, हर भाषा का साहित्य प्रकाशित करता है। तो मेरा विचार ये है कि अगर उस साहित्य को अनुवाद करके हम दूसरी भाषाओं में प्रकाशित करें, हिंदी के साहित्य को दक्षिण भारतीय भाषाओं में, पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं में, या उड़िया बंगला में, और वहाँ के साहित्य को हिंदी में, या अंग्रेजी के साहित्य को हिंदी में दूसरी भाषाओं में प्रकाशित करें, तो उससे न केवल देश की एकात्मता मजबूत होगी, लोगों के मन में सारे देश के प्रति जुड़ाव बनेगा, और बल्कि उस साहित्य का जो संस्कार है वो उस क्षेत्र के बाहर के लोगों तक पहुंचेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने पिछले दिनों एक मीटिंग की त्रिपुरा में। कोकब्रो एक भाषा है त्रिपुरा में। उन्होंने बताया कि 18 जनजातियां हैं करीब, उनमें से 10 जनजातियां उस भाषा को बोलती पढ़ती हैं। तो हमने उनके साथ बैठकर एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है। हम 5 मौलिक रचनाएं उस भाषा में प्रकाशित करेंगे, और 5 पुस्तकें, 2 हिंदी की, 1 मराठी की, 1 असमिया की और 1 मलयालम की, ऐसी 5 पुस्तकें अनुवाद करके उस भाषा में हम वहाँ त्रिपुरा के उस भाषाभाषी क्षेत्र में बिक्री करेंगे, उनको लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये एक प्रयास के अनुवाद के द्वारा, जो बहुत अच्छा साहित्य है। अब दक्षिण के सुब्रमण्य भारती कितने श्रेष्ठ कवि हुए और प्रमुख स्वाधीनता सेनानी हुए, तो उत्तर भारत के लोग क्यों नहीं उनके गुणों से लाभ उठाएं, क्यों नहीं अपने को सुब्रमण्य भारती का प्रतिनिधि समझे। मैं कुछ और किताबें देख रहा हूँ, बहुत दिलचस्प किताबें हमारे सामने इस वक्त जो है। और आपने भाषा की बात की है, भारतीय संस्कृति की भी अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति में भी जो तमाम विविध राज्य हैं। अब आप देखिए, हमने हिंदी में बंगाल की लोक संस्कृति और साहित्य हिंदी में छापा है एकदम। हाँ, तो लोगों का परिचय बढ़ेगा। हाँ, तो उनको लगेगा कि अरे बंगाल तो बिल्कुल हमारे जैसा। हाँ, बिल्कुल मैं वही देख रहा हूँ। ये बंगाल की, उत्तराखंड की लोक कथाएं हैं। इधर आप देखते हैं तो संथाली लोक कथाएं, हाँ, राजस्थान की लोक संस्कृति। संथाल बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है पूर्वोत्तर, और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में संथालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये एक बहुत दिलचस्प किताब मुझे लग रही है, पूर्वोत्तर आदिवासी सृजक मिथक एवं लोक कथाएं। पूर्वोत्तर की बात यहाँ पर है, गुजरात की लोक संस्कृति और यहाँ का साहित्य जो है उसकी बात है। तो एक तरह से जो देश की विविधता है, वो विविधता जो है आपको शायद कहीं और प्रकाशन में देखने को ना मिले। वो विविधता आपको यहाँ पर देखने को वो इसलिए है कि एनबीटी प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता। ये भारत सरकार का संस्थान है। तो साहित्य को बिना किसी भेदभाव के, शुरू में जो मैंने आपसे बात कही थी वही बात फिर कह रहा हूँ कि साहित्य को हम खांचों में बांटकर नहीं देख सकते। साहित्य तो समूचे देश की एक थाती है, विरासत है। तो अब आप एनबीटी को और आगे बढ़ाने के लिए, इसको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, उसके लिए क्या आप सोच रहे हैं? किस तरह से आपके आने वाले समय में कैसे इस पूरे अभियान को, सिर्फ हम अभियान के रूप में मैं मानता हूँ इसको, इस अभियान को बढ़ाने के लिए और क्या आपकी योजना है, क्या आप करना चाहते हैं? देखिए, एक तो हम जो योजनाओं में सबसे बड़ा जोर देंगे वो है रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने का। जैसे आपने शुरू में कहा कि किताबें छप जाती हैं, लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा। तो हम उसके लिए कॉलेजों, स्कूलों, इनके साथ भी कुछ योजना बनाने की सोच रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों की वर्कशॉप की जाए और लेखकों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को उनके बीच में ले जाकर इंटरेक्शन प्रोग्राम्स कराई जाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक नेशनल बुक पॉलिसी बनाने की भी इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा बाजार है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं और रीडिंग हैबिट को लोगों में लाना भी है। तो आपको लगता है ऐसी किसी नेशनल बुक पॉलिसी जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत है इस देश में? नेशनल बुक ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो अपने आप में एक नेशनल बुक पॉलिसी जैसा ही है। और जो योजनाएं हैं वो सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय जो लक्ष्य लेकर चल रहा है कि अच्छा साहित्य सस्ती दर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ये अपने आप में एक नेशनल पॉलिसी है। जब बच्चों की किताबों की बात करते हैं तो एनबीटी का कलेक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। इस समय हम एनबीटी के जो
बच्चों की किताबों का सेक्शन है वहां पर है, और यहाँ पर मूंछ से लेकर पूंछ तक की कहानी है। मूंछ की भी कहानी है, पूंछ की भी कहानी है। द कहानी मूंछ की, ये बच्चों की एक किताब है, और एक पूंछ की कहानी है। मेट्रो का मज़ा है। तमाम अलग अलग तरह की किताबें हैं और एक बहुत ज़बरदस्त और शानदार कलेक्शन है अगर बच्चों की किताब की बात हम करें। बलदेव भाई शर्मा हमारे साथ बने हैं। बलदेव भाई, बच्चों का इतना ज़बरदस्त कलेक्शन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक ज़माने में लोग बच्चों को गिफ्ट करते थे किताबें, अब वो चीज़ नहीं रही, वो दौर बदल गया। क्या फिर कभी ये अच्छे दिन वापस आ सकते हैं? कि नया दौर आने से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जीवन का मूल तत्व होती हैं, उनका बदलना बहुत नुकसानदेह होता है। और इसलिए बच्चों में किताबों के प्रति, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, पहले बच्चों को पुस्तक भेंट की जाती थी, ये प्रक्रिया फिर से शुरू होनी चाहिए। और एनबीटी का ये प्रयास है, ये सपना हम देख रहे हैं कि वो दिन जल्दी आए, और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं कि एनबीटी के माध्यम से हर बच्चे को पुस्तकें उपहार में मिलें। और हमने देखिए हमारा एक उपक्रम NCCL है, नेशनल सेंटर ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, तो इसकी हमारी देश भर में इकाइयाँ हैं। और बच्चों के न केवल साहित्य को बल्कि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए हम उसके माध्यम से प्रयास करते हैं। और बच्चों की केवल, अभी आप कुछ पुस्तकों का आपने उल्लेख किया, तो केवल परंपरागत कहानियों की पुस्तकें नहीं हैं। आप देखिए विज्ञान सीखना, ये भाग 1, भाग 2, भाग 3, और इसमें कितने अद्भुत तरीके से बिजली से लेकर प्रकाश और फ्यूज तक, आज खूब बड़े लोग हो जाते हैं, उनको फ्यूज खराब हो जाए तो परेशान हो जाए, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। इसमें वो सब चीज़ें हैं। और आप देखिए वायुयान की कहानी बड़े रोचक तरीके से और छोटे छोटे हिस्सों में उसको बड़े रोचक तरीके से लिखा गया है, जिससे कि बच्चों को रुचिपूर्वक उसको पढ़ने का मज़ा आए और उससे ज्ञान लें, सीखें। अभी जो ये विश्व पुस्तक मेला पिछला लगा फरवरी में, तो उसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय HRD मिनिस्टर ने ये घोषणा की, एनबीटी उस पर काम करना शुरू कर दिया है कि हम देश भर में बुक क्लब बनाएंगे और बुक क्लब के मेंबर बनाएंगे, और जिससे कि उनके आसपास ही किताबें पहुँचें और उनमें पढ़ने की उन्हें सुविधा हो। तो बुक क्लब एक एनबीटी का नया कंसेप्ट है। तो पहले इस तरह की कम्युनिटी लाइब्रेरी होती थी, वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं मर रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है, ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लाइब्रेरियों के माध्यम से कैसे लोगों तक, एनबीटी अब उसी भूमिका में आ रहा है कि लोगों तक उनके आसपास पुस्तकें पहुंचें। लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, बहुत बड़ी चुनौती है। आंकड़ों की बात करूं तो देश के जो 3/4 युवा हैं इस वक्त की जो है, वो ये एनबीटी का ही अपना एक सर्वे था, एक पूरी स्टडी थी कि 3/4 जो युवा हैं देश के, उन्होंने टेक्स्ट बुक के अलावा कभी दूसरी किताबें पढ़ी नहीं। फिर एक आंकड़ा ये भी है कि भारत में 74-75% युवा शिक्षित हैं, लेकिन उसमें से किताबें पढ़ने की अगर रुचि की बात करें तो शायद सिर्फ 25% लोग हैं जो कि किताबें पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते ही नहीं। तो बच्चों में और युवाओं में ये संस्कार जो है ख़त्म हो रहा है। तो आपका जो टेन्योर है इसमें आप इसको एक अभी मिशन की तरह ले पाएंगे? बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौती से निराश होने या घबराने से तो काम नहीं चलेगा, रास्ता उसमें से बनाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा है कि हम एक इंटरेक्शन प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं, जो स्कूलों कॉलेजों तक पहुँचे, वहाँ वर्कशॉप लगाई जाएं और विद्यार्थियों के साथ जो हमारे देश के नामचीन लेखक हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको ले जाया जाए। बच्चों में उनके प्रति उत्सुकता रहती है, कई नामों को बच्चे भले उनकी किताबें नहीं पढ़ी, नामों को जानते हैं, तो उनके साथ जाकर और इस तरह बच्चों को मोबिलाइज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। आप सही कह रहे हैं, और हम मिशन की तरह ही इसको लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ से बात करने के लिए।